हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो करेंटली हम लोग ऑर्गेनिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12th की। तो इसकी प्लेलिस्ट इस चैनल पे बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ से जाके पूरे वीडियोस को देख सकते हैं सिक्वेंसली, क्योंकि ऑर्गेनिक्स में सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ से अगर आप लोग देखेंगे लाइन वाइज तो आपको टॉपिक सारे क्लियर होते जाएंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ से स्टार्टिंग से आप लोग वीडियोस देखिए। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लें। आप लोग अगर जितना लाइक करेंगे उतना मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियोस को, कि मैं भी और जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिक को कंप्लीट करने में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे SN1 और SN2 रिएक्शंस थी, उनको पढ़ रहे थे, उसमें डिफरेंस देख रहे थे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो SN1 SN2 का डिफरेंस क्या है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं फिर से। स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल, इट इन्वॉल्व CR बॉन्ड ब्रेकिंग। इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे SN1 मैंने पूरा बता दिया था। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो SN1 का मैकेनिज्म था कि स्टेप 1 जो थी उसमें CR बॉन्ड पहले टूट रहा था, BR नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है और पॉजिटिव कैटायन बन जाता है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व CR बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर विच एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू द सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द proton or protic solvent. Since the rate of reaction depend upon the slowest step, the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide, not on the concentration of hydroxide ion. Further, greater the stability of carbocation, greater will be its ease of formation with from the alkyl halide, faster will be the rate of reaction. यहाँ पे बता रहे हैं ना, जो ऊपर जो फर्स्ट वाली स्टेप में ये CR बॉन्ड जो टूटता है, CBr बॉन्ड, इसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना, उतनी ज़्यादा ईजिली रिएक्शन फीजिबल होगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की तरफ को वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और नेक्स्ट अब देखो, इसमें जो जो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन सबसे जल्दी, वो कार्बोकेटाइन मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा, जल्दी से ईजिली रिएक्ट करेगा, सॉरी अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकेटाइन पे ईजिली अटैक करेगा। तो जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी रिएक्शन कितनी जल्दी होगी। तो in the case of alkyl halide, 3-degree alkyl halide undergo SN1 reaction very fast because of the high stability of 3-degree carbocation. तो SN2 में क्या हो रहा था, प्राइमरी हैलाइड वाला सबसे जल्दी कर रहा था, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना था तो वो पीछे से अटैक करता था आके। तो अगर उसके पास ज़्यादा बल्की ग्रुप्स लगे होते थे तो वो अटैक नहीं कर पाता था, तो वो प्राइमरी वाला जल्दी करता था। और SN1 में टर्सरी वाला हैलाइड सबसे जल्दी करेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब आ जाओ इस पर। For some reason, allylic and benzylic halides show high reactivity toward SN1 reaction. Allylic और benzylic जो halides होते हैं उनकी SN1 reaction की तरफ ज़्यादा वो होती है, कह सकते हैं रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसीलिए कार्बोकेटाइन थस फॉर्म गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड, एलाइलिक और बेंजाइलिक का मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज जो होता है कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं तो एक तरीके से, तो वहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो इस कारण एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड SN1 रिएक्शन ज़्यादा दिखाएंगे एज कम्पेयर टू SN2। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकेटाइन बना हुआ है और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, जबकि लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये डबल बॉन्ड आ गया इसके साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये स्टेबल हो जाता है कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे भी देखिए CH3 था, टॉलिन था, तो उसमें जब एक H गया वहाँ पे से, सॉरी यहाँ पे जो भी BR या जो भी ग्रुप लगा होगा वो वहाँ पे से गया, तो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव में क्या हुआ, रेजोनेंस आ गया। इस कारण ये भी ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन शो करता है किसकी तरफ, SN1 की तरफ। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एलाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड किसकी तरफ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, SN1 की तरफ, ना कि SN2 की तरफ। दूसरी बात करते हैं, जो RX है, जो RX बॉन्ड टूटना होता है, कार्बन और हेलोजन ग्रुप का बॉन्ड टूटना होता है, उसमें कौन सी रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसमें जिसका बॉन्ड सबसे ईजिली ब्रेक हो जाएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। RI का बॉन्ड बहुत लंबा बॉन्ड होता है, लॉन्ग बॉन्ड होता है, लेंथ उसकी बड़ी होती है, तो ईजिली टूट जाता है I। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू RBr, RCl एंड RF। तो इनका सिक्वेंस याद रखना। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम्पल्स को एक बार ट्राई करके, अगर ना समझ में आते हैं तो मैं इसको लास्ट में एक वीडियो डलवाऊँगी उस पर,
सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लूँगी। अब हम लोग बात करते हैं इसकी जो SN1 SN2 हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें पहले तो हम लोगों ने चेक कर लिया कौन सा कैसा कार्बोकैटायन, कैसा डिग्री कार्बन किसके लिए ज़्यादा रिएक्टिव है, वो सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोग इसकी थोड़ी सी ऑप्टिकल एक्टिविटी देख लेते हैं, जो इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। In order to understand the stereochemical aspects of substitution reaction, we need to learn some basic stereochemical। जैसे क्या चीज़ होती है स्टीरियोकेमिकल का, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वही बात हो रही है यहाँ पे। Plane of a plane polarized light produced by passing ordinary light through Nicol prism is rotated when is passed through a solution of certain compounds. Such compounds are called optically active। ऐसे कंपाउंड जिनके थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद द एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरीमीटर। ये कुछ ध्यान नहीं देना है। इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और द डी फॉर्मल एंड इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग पॉजिटिव साइंस before the degree of rotation. If the light is rotated toward the left anti-clock direction, the compound is said to be levorotatory। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरफ रोटेट कर रहे हैं, अगर वो किस तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं उस लाइट का तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहलाते हैं, ठीक है। उनके ऊपर पॉजिटिव साइन प्लेस करके हम लोग उनको लोकेट करते हैं, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो वो लीवो रोटेटरी कहलाते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव साइन रखते हैं। तो सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से हुए, प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस्ड हुई एक ऑर्डिनरी लाइट के थ्रू पास करके, और ऐसे सोल्यूशंस जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं तो वही वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। इस लाइन को फिर से पढ़ लो। प्लेन ऑफ अ प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म इज रोटेटेड व्हेन इट इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। अब किधर रोटेट करा रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो लीवो रोटेटरी। इसी फिनोमेना को जो डेक्स्ट्रो लीवो मिले इनको दो टाइप के आइसोमेरिज्म कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमर्स, और यही प्रोसेस कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब दूसरी चीज़ क्या होता है, मॉलिकुलर एसिमेट्रीज, कायरलिटी एंड एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। लुईस पास्चर ने ये ऑब्जर्व किया दैट crystals of certain compounds exist in the form of mirror images, laid the foundation of modern stereochemistry. He demonstrated that the aqueous solution of both type of crystals show optical rotation equal in magnitude for solution of a equal concentration but opposite in direction. He believed that this difference in optical activity was associated with the three-dimensional arrangement of atoms in the molecules of two types of crystals। देखो इतना कुछ आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, ये क्या सब इन्होंने बोल रखा हुआ है, सीधे आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि क्या चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान देनी है। ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं ये एसिमेट्रिकल कार्बन क्या है, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, ठीक है। Dutch scientist J. Van Hoff and French scientist C. Lebel in the same year independently argued that spatial arrangement, जैसे जो कार्बन के अराउंड जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो किस अरेंजमेंट में जुड़े हुए होते हैं ना, उसी को उसका स्टीरियो केमिस्ट्री में उसको ही पढ़ते हैं कि कैसे तरीके से अरेंज्ड हैं, किस फॉर्म में है, प्लेन के ऊपर हैं, प्लेन के अंदर हैं, किस प्लेन में ही हैं, ठीक है, वो सारा अरेंजमेंट हम लोग पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कुछ स्पेशल अरेंजमेंट देखा है इन लोगों ने कार्बन के अराउंड जितने भी ग्रुप्स लगे होते हैं। तो सेंट्रल कार्बन इज टेट्राहेड्रल इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बन आर डिफरेंट एंड द मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट सुपरइम्पोज्ड ऑन द मॉलिक्यूल। सच अ कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब कार्बन के चारों बॉन्ड्स अलग अलग होते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और ऐसा कार्बन अपनी मिरर इमेज नहीं बना पाता है। मिरर इमेज मतलब अगर जो इसकी मिरर इमेज होगी, जैसे हम लोग के हैंड्स हैं, अगर हम लोग हैंड्स को मिरर इमेज बनाते हैं तो जो दूसरी इमेज आपकी मिरर में बनती है उसको उठा के सेम पिक्चर के ऊपर रख दो, हैंड के ऊपर रख दो, तो वो ओवरलैप नहीं करती है। क्या होता है, थंब दूसरी साइड में आता है। वैसे तो हमारा मान लीजिए आप लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड यहाँ पे आई थिंक सो फिगर दे रखा हो, ये देखो, हाँ ये देखो यहाँ पे ये दे रखा हुआ है। अगर आपने इसका मिरर उठाया और इस वाले हैंड को उठा के इधर ले आते हो तो इसके ऊपर रखोगे तो ये थंब तो इधर हो जाएगा, तो ये ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सेंटर्स को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन्स या स्टीरियो सेंटर।
द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लेक सिमेट्री एंड रिफर्स टू एज एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। उसमें कोई सिमेट्री नहीं होगा कि ये दो इक्वल पार्ट्स में कट जाए, तो ऐसा सिमेट्री पॉसिबल नहीं होती है। विद नॉन सुपर impossibility of mirror images is responsible for optical activity in such organic compound। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई भी मिरर इमेज ऊपर से सुपर इम्पोज नहीं होती है, तो वो कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं नेचर में। ठीक है, दूसरा आ जाओ। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं इसमें, उसको ध्यान रखना। ऑप्टिकल एक्टिव क्या है, एसिमेट्रिकल सेंटर क्या है, बस ये एक बार पढ़ लो। द सिमेट्री एंड द एसिमेट्री आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन मैनी डे टू डे ऑब्जेक्ट्स। स्फेयर, क्यूब, कोन आर ऑल आइडेंटिकल देयर मिरर इमेजेस। अब स्फेयर है, वो बॉल है, बॉल को मिरर में भी सेम नहीं, उसको उसके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं आप लोग ना, तो उसमें तो सिमेट्री भी दिखती है, दो इक्वल पार्ट्स में कट भी जाता है। क्यूब है, दो इक्वल पार्ट्स में कट जाएगा। कोन है, वो भी इक्वल पार्ट्स में। इनको सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं। सेम मिरर इमेज को उठा के प्रॉपर पिच उस पर जिस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बना रहे हो उसके ऊपर रख दो, तो वो पूरा उसको कवर कर लेती है। ठीक है, हाउएवर मैनी ऑब्जेक्ट्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। फॉर एग्जाम्पल, योर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लुक सिमिलर, बट इफ यू पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट हैंड बाय मूविंग देम इन अ सेम प्लेन, दे डू नॉट कोइंसाइड। जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया ना, उसको रखोगे अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखो, तो देखो दोनों सारी फिंगर्स ओवरलैप नहीं करती हैं ना, तो वही है कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होती हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन द मिरर इमेज आर सेड टू बी कायरल एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो सुपर इम्पोज नहीं होते हैं अपनी मिरर इमेज पे, तो उनको कहते हैं कायरल कार्बन्स, और उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कायरलिटी। कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव व्हाइल द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज आर ए कायरल एंड द मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनको ए कायरल कहते हैं। वो क्यों ऑप्टिकली सॉरी करेक्ट कर लेती हूँ, कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वो क्या होते हैं, अपने मिरर इमेज उनके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिनकी इमेज सुपर इम्पोजेबल हो उनको ए कायरल कहते हैं और उनको इनएक्टिव कहते हैं। तो ए कायरल्स आर इनएक्टिव और वो सुपर इम्पोजेबल होते हैं अपने मिरर इमेज के ऊपर, और कायरल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। एक लेफ्ट साइड में लिखना कायरल और एक तरफ लिखना नॉन कायरल, ए कायरल। तो ये कायरल वाले कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और ए कायरल वाले कैसे होते हैं, सुपर इम्पोजेबल। कायरल वाले कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। The above test of molecular chirality can be applied to organic molecules by constructing model and its mirror image by drawing three-dimensional structure attempting to superimpose। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, देखो ये हम लोगों ने प्रोपेनॉल लिया है, मतलब 2 कार्बन पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका मिरर इमेज बनाया। मिरर इमेज बनानी तो आती होगी ना, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में हो जाता है वो मिरर इमेज। अब इसको इसके ऊपर रख तो सकते नहीं है, मिरर इमेज बना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली जो इसको हमने मिरर इमेज को क्या करा है, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया है। 180 डिग्री से जब हमने रोटेट करा तो वापस से OH वहीं पे आ गया और CH3 अपने जगह पे आ गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं B इज द, ये जो B है वो A की मिरर इमेज है। B इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, इसको हमने रोटेट कर लिया मिरर इमेज को 180 डिग्री। जब 180 डिग्री रोटेट करोगे मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो C सुपर इम्पोजेबल है A के ऊपर। अब देखो C और ए दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, इसको इसके ऊपर रख दो पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो सी तो सुपर इम्पोजेबल है ए के ऊपर, बट बी जो है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इसको अगर इसके ऊपर रखोगे तो OH तो यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, as you can see clearly, propane 2-ol does not contain any symmetric carbon. All the 4 carbon attached to tetrahedral carbons are not different। ठीक है, यहाँ पे सारे कार्बन्स डिफरेंट नहीं है, CH3 ग्रुप सेम है। तो वी रोटेट द मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल बाय 180 डिग्री एंड ट्राई टू ओवरलैप द स्ट्रक्चर विद द स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटली ओवरलैप, थस प्रोपेन 2-ol इज एन ए कायरल मॉलिक्यूल। पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई सारे कार्बन्स अलग अलग नहीं थे तो वो कायरल नहीं था। फिर सारे जो बॉन्ड्स थे उसमें अलग अलग एटम्स नहीं लगे हुए थे तो वो एक कायरल नहीं था। दूसरा, जब हमने मिरर इमेज ड्रॉ करी तो मिरर इमेज भी उसको हमने जब एक बार 180 से रोटेट कर दिया तो वो ईजिली सुपर इम्पोज थी उसके ऊपर। तो इस 2 तरीके से हमें पता चल गया कि जो प्रोपेन 2-ol है वो एक आयरन मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कंटेन करता। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब फिर से बता देती हूँ, ऐसा कार्बन, देखो
ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड्स अलग अलग ग्रुप लगे हों उस पर, एक पे H लगा, एक पे OH लगा, एक पे CH3 लगा, एक पे कुछ और ग्रुप लगा है, तो वो कहलाता है एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, उसी को कायरल सेंटर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेन 2 ऑल का, देखो इस वाले कार्बन पे चारों बॉन्ड्स अलग है, एक पे OH लगा, एक पे CH3, एक पे C2H5OH, फिर एक पे H। इसकी मिरर इमेज बनाई, ई बना, ये तो सुपर इम्पोजेबल नहीं है मिरर इमेज। इसको 180 से रोटेट करके देखा हमने कि शायद 180 से रोटेट करेंगे अब सुपर इम्पोजेबल हो जाए। OH तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो CH3 इस वाले में, D वाले में ऊपर था और इसमें C2H5 ऊपर है। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे ना तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा भाई, C2H5 नीचे आ रहा है, इसमें ऊपर आ रहा है, तो उसको कैसे वो कवर कर देगा। तो ये मिरर इमेज जो D बनी है वो भी सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो ये जो सेंटर है कार्बन का, ये कायरल सेंटर कहलाएगा। ठीक है, प्रोपेन का सेंटर कायरल सेंटर नहीं था। तो ब्यूटेनॉल has 4 different group attached to the tetrahedral carbon as expected is chiral. Some common examples जो यहाँ पे दिए गए आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इनकी मिरर इमेज बना के भी सभी कायरल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर इनएंशियोमर। तो ऐसे आइसोमर्स, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स जो आपस में सुपर इम्पोजेबल ना हो, ठीक है, तो उनको कहते हैं इनएंशियोमर्स। अब जैसे फिगर 6.6 की बात कर लेते हैं, ये है ना 6.6, इसमें कह रहे हैं फिगर 6.6 में D एंड E आर सुपर इनएंशियोमर्स। तो ये D और ये E दोनों ही आपस में सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, इनएंशियोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा ऊपर वाले में जो आपका A एंड B था 6.5 में, देखते हैं फिगर 6.5 कहाँ है, ये रहा 6.5 में A एंड B। ठीक है, ये भी सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ये भी आपस में कैसे कहलाते हैं, इनएंशियोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रख लेना, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं। Enantiomers possess identical physical properties namely melting point, boiling point, refractive index, ये सारा इनका कॉमन हो, मतलब सेम होता है। दे ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड, बस ये रोटेशन अलग करते हैं। प्लेन PPL लाइट का प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको अलग अलग तरीके से रोटेट करते हैं, एक पॉजिटिव तरफ रोटेट करेगा, दूसरा नेगेटिव की साइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है इसको भी पढ़ लेते हैं। A mixture containing 2 enantiomers in equal proportion will have 0 optical rotation। देखो दो enantiomer हैं, एक मिरर इमेज दोनों A और B हमने ले लिया, तो एक जो PPL को है वो पॉजिटिव तरफ रोटेट करता है, दूसरा PPL को नेगेटिव साइड में रोटेट करता है, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो एज रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर, सच अ मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। अ रेसिमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सिंग DL or plus minus before the name. For example, butane 2-ol. The process of conversion of enantiomer into racemic mixture is known as racemization। अब क्या करा हमने ना, उन दोनों मिक्सचर को, जैसे ब्यूटेन 2-ol था उसका मिरर इमेज और जो मेन ब्यूटेन 2-ol था उन दोनों को मिक्स कर दिया। तो एक क्या करेगा, PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक PPL को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो क्या हो जाता है, ये दोनों रोटेशन कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये जो मिक्सचर बनता है इन दोनों आइसोमर्स का, उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और या फिर कहते हैं उसको रेसिमिक मॉडिफिकेशन। और इस प्रोसेस को, ठीक है, इनएंशियोमर्स को मिक्स करके जो ये रेसिमिक मिक्सचर बनाए उसको कहते हैं रेसिमाइजेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करना का ट्राई किया है, बस ये आपका रिटेंशन और इन्वर्जन रह गया है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा आई होप 1 या 2 वीडियोस में, और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा SN1 और SN2 को भी एक्सप्लेन करना है रिटेंशन में, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हों तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और आप लोगों को कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैं दोबारा से बोलूँगी कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे, और प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ को लाइन वाइज देख लीजिए। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो हैं, ईजिली आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।